नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैथम पर आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। पहले वीकेंड में ही इस हॉरर सीक्वल ने $64 मिलियन की कमाई कर ली। आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी, ट्विस्ट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन्स का डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1982 में फ्रेडी फाज़बेयर्स पिज़्ज़ा में। यहां एक छोटी बच्ची शार्लेट एमिली, जिसे चार्ली कहते हैं, मैरिनेट नाम के पपेट एनिमेट्रॉनिक का इंतजार कर रही है। तभी उसकी नजर एक पीले रैबिट सूट पहने हुए शख्स पर पड़ती है, जो एक बच्चे को बैक रूम में ले जा रहा है। चार्ली मदद के लिए आसपास के बड़ों को बताती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हिम्मत जुटाकर वो खुद बैक रूम में जाती है और देखती है कि बच्चा बेहोश पड़ा है। चार्ली उस बच्चे को उठाकर मेन स्टेज की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो पीला रैबिट सूट वाला शख्स उसे पीछे से चाकू मार देता है। शार्लेट की मौत हो जाती है और वो ट्रैप डोर से नीचे गिर जाती है, जहां मैरियोनेट पपेट उसके शरीर को पकड़ लेता है। इस तरह शार्लेट की आत्मा मैरियोनेट में बंद हो जाती है। वो पीला रैबिट सूट वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि विलियम आफ्टन था, रेस्टोरेंट का फाउंडर और एक सीरियल किलर। इस घटना के बाद 1982 की लोकेशन बंद कर दी जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट को दबा दिया जाता है और जल्द ही कई नई फ्रेंचाइज लोकेशंस खुल जाती हैं। अब कहानी आती है 2002 में। 20 साल बीत चुके हैं और फ्रेडी फाज़बेयर्स से जुड़ी कहानियां अब लोक कथाएं बन चुकी हैं। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए शहर में फैज फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है। पहली फिल्म के प्रोटैगनिस्ट माइक श्मिट अब अपनी छोटी बहन एबी के साथ रहते हैं। एबी को एनिमेट्रॉनिक्स से खास लगाव है और वो उन्हें अपना दोस्त मानती है। वो माइक से एनिमेट्रॉनिक्स को रिपेयर करने की डिमांड करती है। दूसरी तरफ वनेसा, जो विलियम आफ्टन की बेटी है, अपने पिता के किए गए कामों से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जी रही है। एक दिन एबी छुपकर पुरानी पिज़्ज़ेरिया में चली जाती है। माइक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और माफी मांगता है कि उसने एनिमेट्रॉनिक्स फिक्स करने के बारे में झूठ बोला था। वो एबी को एक फाज टॉकर नाम का टॉकिंग टॉय देता है। जाते समय माइक को एक पैम्फलेट मिलता है जिसमें एक फोन नंबर है। अब कहानी में एंटर करते हैं 3 पैरानॉर्मल एक्टिविटी हंटर्स, लीसा, एलेक्स और रॉब। ये लोग स्पेक्ट्रल स्कूपर्स नाम की टीम चलाते हैं और 1982 की ओरिजिनल साइट को एक्सप्लोर करने आते हैं। इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड माइकल भी है। एक्सप्लोरेशन के दौरान लीसा एक म्यूजिक बॉक्स को बंद कर देती है। यह बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि म्यूजिक बॉक्स ही मैरियोनेट को कंट्रोल में रखता था। म्यूजिक बॉक्स बंद होते ही मैरियोनेट जाग जाती है और शार्लेट की स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है। शार्लेट अब रिवेंज मोड में है। मैरियोनेट लोकेशन के सभी टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को एक्टिवेट और कंट्रोल करने लगती है। इन टॉय एनिमेट्रॉनिक्स में शामिल हैं टॉय फ्रेडी, टॉय बॉनी, टॉय चिका और मैंगल। हॉरर अब शुरू होता है। एलेक्स को मैंगल अटैक करता है और रॉब रिवर राइड में गिरकर पपेट लिंक्स का शिकार बन जाता है। लीसा को मैरियोनेट पोजेस कर लेती है। माइकल किसी तरह बचकर भाग जाता है। अगले दिन एबी अपने फास्ट टॉकर के जरिए टॉय चिका से बात करती है। टॉय चिका उसे 1982 की साइट पर अपना साइंस प्रोजेक्ट रिपेयर करने के लिए बुलाती है। एबी अपना प्रोजेक्ट माइक और वनेसा को दिखाती है। वनेसा को एबी की सेफ्टी को लेकर चिंता होती है जब वो 1982 साइट का जिक्र करती है, लेकिन माइक, जिसे शार्लेट के पिता हेनरी एमिली ने उसकी मर्डर और वनेसा के कनेक्शन के बारे में बता दिया है, वनेसा की चिंताओं को इग्नोर कर देता है। माइक एबी को स्कूल ड्रॉप करके हेनरी से मिलने जाता है। हेनरी अपनी बेटी के मर्डर के बारे में फ्लायर्स बांट रहा है। हेनरी की कैरेक्टर को स्कीट उल्रिच ने प्ले किया है, जो इंटरेस्टिंगली मैथ्यू लिलार्ड यानी विलियम आफ्टन के साथ ओरिजिनल स्क्रीम मूवी में भी थे। स्कूल में एबी के टीचर मिस्टर बर्ग उसका साइंस प्रोजेक्ट तोड़ देते हैं। फ्रस्ट्रेटेड एबी फिर से टॉय चिका से हेल्प मांगती है। टॉय चिका डील करती है वो खुद एबी के प्रोजेक्ट के रूप में पोज करेगी, लेकिन बदले में एबी को एक कोड इनपुट करना होगा
जो एनिमेट्रॉनिक्स को लोकेशन से बाहर निकलने की परमिशन दे देगा। एबी कोड डाल देती है और अब टॉय एनिमेट्रॉनिक्स पूरे शहर में घूमने लगती हैं। यहां से असली केओस शुरू होता है। टॉय चिका स्कूल जाकर मिस्टर बर्ग का सिर क्रश करके उसे मार देती है। बाकी टॉय एनिमेट्रॉनिक्स फैमिलीज को मारने की कोशिश करती हैं। इस बीच वनेसा को मैरियोनेट किडनैप कर लेती है जब वो शार्लेट से बात करने की कोशिश कर रही होती है। माइक को पता चलता है कि एबी मिसिंग है और वो तुरंत ओरिजिनल लोकेशन पर जाता है। वहां वो वनेसा को रेस्क्यू करता है। माइक वहीं रुककर टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को ट्रैक करता है, जबकि वनेसा उन्हें डीएक्टिवेट करने निकल जाती है। वनेसा फैमिलीज को मैंगल के अटैक से बचाने में सक्सेसफुल होती है। माइक भी फ्रेडीज लोकेशन पर जाकर सभी 4 रोबोट्स को डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन उसे विदर्ड एनिमेट्रॉनिक्स के अटैक से बचना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं होती। टॉय फ्रेडी, बॉनी और चीका फिर से पावर अप हो जाती हैं। एनिमेट्रॉनिक लोकेटर एक और सिग्नल डिटेक्ट करता है। मैरियोनेट, जो माइक के घर की तरफ जा रही है, शायद एबी को अटैक करने के लिए। माइक और वेनेसा माइक के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एबी को मैरियोनेट ने पजेस कर लिया है। माइक हेनरी के दिए हुए म्यूजिक बॉक्स का यूज करके मैरियोनेट को सुला देता है, जिससे एबी आजाद हो जाती है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड माइकल और सभी रीएक्टिवेटेड टॉय एनिमेट्रॉनिक्स उनके लिविंग रूम में घुस जाते हैं। यहां होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील। माइकल खुद को वनेसा का भाई और विलियम आफ्टन का बेटा बताता है। उसका असली नाम माइकल आफ्टन है। वो अपने पिता की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए डिटरमिन्ड है। माइकल वनेसा से उसके साथ ज्वाइन होने को कहता है, लेकिन वनेसा मना कर देती है। माइकल अब टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को ऑर्डर देता है कि वे तीनों को मार दें, लेकिन तभी एंट्री होती है पहली फिल्म की एनिमेट्रॉनिक्स, फ्रेडी, बॉनी, चिका और फॉक्सी। ये एबी के पुराने दोस्त हैं और वे सभी टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को डिसमेंटल कर देते हैं। माइकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइक के फ्रेंड जेरिमाया उसे पंच मारकर नॉकआउट कर देते हैं। लेकिन बाद में माइकल मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। ओरिजिनल एनिमेट्रॉनिक्स की सोल्स अब फेड होने लगती हैं, क्योंकि वे लोकेशन से बाहर काम करने के लिए डिजाइन्ड नहीं थे। डिकेड्स की टॉर्मेंट के बाद वे फाइनली रेस्ट कर सकती हैं। माइक और एबी घर से बाहर निकलते हैं। माइक अब वनेसा पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने माइकल के बारे में सच छुपाया था। वो वनेसा से दूर रहने को कहता है, लेकिन माइक और एबी के जाने के बाद मैरियोनेट फिर से जाग जाती है और वनेसा को पोजेस कर लेती है। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में न्यूअर लोकेशन के डिमोलिश होने से एक रात पहले कुछ डिलिंक्वेंट्स वहां रेड करते हैं। वे विलियम आफ्टन के कॉप्स को डिस्कवर करते हैं, जो अभी भी स्प्रिंग लॉक रैबिट सूट में फंसा है। वे सोचते हैं कि ये एक पुराना एनिमेट्रॉनिक है और इसे उठाने के लिए डॉली लाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे जाते हैं, विलियम की स्पिरिट सूट को कंट्रोल कर लेती है। स्प्रिंग ट्रैप का बर्थ हो चुका है। ये डायरेक्टली FNAF 3 मूवी को सेटअप करता है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हेनरी का एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। हेनरी खुद को विलियम का फॉर्मर बिजनेस पार्टनर और एनिमेट्रॉनिक्स का को क्रिएटर बताता है। वो माइक को मैरियोनेट के बारे में वार्न करता है। मैसेज के आखिर में हमें सुनाई देता है कि मैरियोनेट हेनरी के घर में घुस जाती है, लाइकली उसे मारने के लिए। तो दोस्तों, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 ने फ्रैंचाइज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। डायरेक्टर एमा टमी ने गेम के लोर को बखूबी अडेप्ट किया है। जॉश हचसन यानी माइक, एलिजाबेथ लाइल यानी वनेसा, पाइपर रूबियो यानी एबी और मैथ्यू लिलार्ड यानी विलियम आफ्टन सभी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। फ्रेडी कार्टर ने माइकल आफ्टन के विलेन रोल को परफेक्टली पोर्ट्रे किया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $125 मिलियन की कमाई कर ली है। क्रिटिक्स को भले ही मूवी पसंद न आई हो, लेकिन फैंस ने इसे 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। अब सबकी नजरें FNAF 3 मूवी पर हैं, जहां स्प्रिंग ट्रैप और मारियोनेट पोजेस्ड वनेसा का दोहरा खतरा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें
और बताएं कमेंट्स में कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करना न भूलें।